पिछले एपिसोड में आपने देखा कि क्लाइव के कहने पर मीर जाफर उड़ीसा के राजा रामरम सिंह को मुर्शिदाबाद बुलाता है, जिससे राजा रामरम को संदेह होता है और वह खुद न आकर अपने भाई तथा भतीजे को मीर जाफर के पास भेजता है। मीर जाफर उन दोनों को गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन राजा रामरम सिंह अपनी समझदारी से दोनों को छुड़ा लेता है। इसी तरह से फिर क्लाइव और मीर जाफर दूसरे हिंदू राजाओं के साथ भी करते हैं। अब देखिए आगे। नमस्कार, मेरा नाम शिवांक यादव है। स्वागत है आप सभी का भारत में अंग्रेजी राज सीरीज के 24वें एपिसोड में। साथियों, इस समय तक क्लाइव की ताकत बहुत बढ़ गई थी। बंगाल में उस समय उसने 50,000 की सेना जमा कर ली थी और इतनी संख्या मीर जाफर और उसके पूरे राज्य को खत्म करने के लिए काफी थी। मीर जाफर को तरह तरह के डर दिखाए गए, उससे कई बार बिना वजह के पैसे मांगे गए और हर बार लाचार होकर उसे झुकना पड़ा। इतिहास लेखक मेलकम लिखता है, इस अवसर पर एक रकम सेना के गैर मामूली खर्चों के लिए वसूल कर ली गई। जो जमीनें कंपनी को दी गई थीं, उन पर से मीर जाफर का अधिकार अब खत्म हो चुका था। दरबार ने हुक्म जारी किया कि नवाब के पहले 6 महीने के कर्जे की तमाम बकाया रकम तुरंत चुकानी होगी और जब तक कर्जा पूरा नहीं किया जाता है तब तक बाकी तमाम कर्जों को चुकाने के लिए बर्धमान, नदिया और हुगली 3 जिलों की सरकारी मालगुजारी कंपनी के नाम करना होगा। और वैसा ही हुआ। उसके बाद क्लाइव ने कंपनी के डायरेक्टरों को एक पत्र में लिखा, जिसमें उसने लिखा कि इससे अब हमारे कर्जे का चुकाया जाना नवाब के हाथों से बिल्कुल स्वतंत्र हो गया है। अंग्रेज जिस कर्ज को चुकाने के लिए मीर जाफर पर दबाव बना रहे थे, असल में उस कर्ज का एक भी कौड़ी धन कंपनी और अंग्रेज ने कभी मीर जाफर को दिया नहीं था, बल्कि यह वह धन था जो मीर जाफर ने गद्दी के बदले में अंग्रेजों को देने का वादा किया था। क्लाइव और मीर जाफर अब 50,000 की सेना के साथ पटना की ओर बढ़े। 50,000 की सेना 4 महीने से ज्यादा समय तक छावनी डालकर मैदान में रही और सेना का सारा खर्च मीर जाफर ने दिया। लेकिन मीर जाफर को उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि क्लाइव जानता था कि अगर वो पटना में युद्ध शुरू करता है तो कंपनी का बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि यहां युद्ध शुरू करने का मतलब था कि राम नारायण को अपना दुश्मन बनाना, जिसके लिए कंपनी तैयार नहीं थी। इसलिए क्लाइव ने बड़ी चालाकी से मीर जाफर को बेवकूफ बनाया और सेना को एक भी गोली नहीं चलाने का आदेश दिया, ताकि राम नारायण किसी भी तरह अंग्रेजों को अपना शत्रु नहीं समझे, जिसके कारण वही हुआ जो सोचकर क्लाइव पटना आया था। क्लाइव का इस समय मुख्य उद्देश्य केवल यह था कि पहला तो राम नारायण पर कंपनी के बल का सिक्का जमाना, दूसरा उसे मीर जाफर की ओर से सशंक कर देना, तीसरा उससे धन वसूल करना और अंत में स्वयं मध्यस्थ बनकर राम नारायण के हक में फैसला करा देना था, ताकि वह अपनी धन लूटने की इच्छा को पूरी कर सके। 23 फरवरी सन 1758 को पटना में दरबार हुआ। क्लाइव ने मध्यस्थ का आसन लिया। मीर जाफर का बेटा मीरन को बिहार का नवाब बनाया गया और शासन का तमाम अधिकार मीरन के नायब की हैसियत से ज्यों का त्यों राजा राम नारायण के हाथों में छोड़ दिया गया। इस एहसान के बदले में क्लाइव ने राम नारायण से 7 लाख रुपये नगद वसूल कर ली। क्लाइव की जो मुराद थी वह सब पूरी हो गई। कुछ दिनों के बाद एक पत्र में क्लाइव ने राम नारायण को अंग्रेजों का पक्का हितसाधक लिखा है। क्लाइव अपने मालिकों को भी नहीं भूला। उन दिनों जितना पोटेशियम नाइट्रेट बंगाल में बिकता था, सब पटना से ऊपर के प्रदेश में तैयार होता था। क्लाइव ने अब नवाब पर जोर देकर पोटेशियम नाइट्रेट तैयार कराने का ठेका कंपनी के नाम पर हासिल कर लिया, जिससे कंपनी की आमदनी और बढ़ गई और उसे बनाने वाले सभी देसी कारीगर अंग्रेजों के मजदूर बन गए। मीर जाफर और राम नारायण दोनों पर अब एक नई आफत टूट पड़ी थी। जिस तरह मीरन को सिर्फ नाम के लिए बिहार का नवाब बना दिया गया था, ठीक उसी तरह दिल्ली सम्राट के बड़े बेटे को बिहार, बंगाल
और उड़ीसा का सूबेदार कहा जाता था। शहजादे को यह खिताब पिछले एक अरसे से सिर्फ सम्मान देने के लिए ही दिया गया था। मुर्शिदाबाद के सूबेदार सम्राट के अधीन सूबेदारी के सब फर्ज अदा करते थे। अब शहजादा अली गौहर अपने इस खिताब को सार्थक करने के लिए सेना सहित बंगाल की ओर बढ़ा। बंगाल की हाल की बगावत, अंग्रेजों और मीर जाफर के अन्याय तथा प्रजा की हालत की खबर सम्राट के दरबार तक पहुंच चुकी थी। शहजादे के आने का इन बातों के साथ अवश्य कुछ न कुछ संबंध था। मीर जाफर शहजादे के आने का समाचार पाते ही डर गया। उसने तुरंत क्लाइव से मदद मांगी। शहजादा उस समय तक पटना पहुंच चुका था और रामनारायण ने अपनी वफादारी और विनम्र व्यवहार से शहजादे को प्रसन्न कर लिया था। उस समय के उल्लेखों से जाहिर है कि क्लाइव ने शहजादे के सामने अपनी सम्राट भक्ति का पूरा प्रदर्शन किया और शहजादे को अपनी ओर कर लिया। अंत में दोनों में समझौता हो गया। शहजादा अपनी सेना सहित दिल्ली की ओर लौट आया और मीर जाफर का डर कुछ समय के लिए दूर हो गया। मुर्शिदाबाद में पहुंचते के साथ ही इस नए एहसान के बदले में क्लाइव ने मीर जाफर से अपने लिए साम्राज्य के उमरा का खिताब और एक जागीर हासिल की। जो जमींदारी कलकत्ता के आसपास कंपनी को मिली हुई थी, उसके मालिकाने के रूप में कंपनी को हर साल 3 लाख रुपए नवाब की सरकार में जमा कराने पड़ते थे। अब से यह सब जमींदारी क्लाइव की निजी जागीर बन गई थी। इस तरह से क्लाइव खुद इस 3 लाख रुपए सालाना का हकदार हो गया, जिसे वो बहुत आसानी से अपने तिजोरी में रख लेता था। क्लाइव इस समय एक हिंदुस्तानी नवाब बना हुआ था। क्लाइव की इस जागीर का, जिसे अपने असहाय गधे मीर जाफर से हथिया लेना उसके लिए कुछ भी कठिन न था, अंग्रेज इतिहास लेखक बड़े अभिमान के साथ जिक्र करते हैं। बंगाल की गद्दी के बदले में मीर जाफर ने जितना धन अंग्रेजों को देने का वादा किया था, उसकी एक एक पाई वसूल की जा चुकी थी। व्यापार के लिए बंगाल में अनेक नई जागीरें कंपनी को नवाब से मिल चुकी थीं। इन जागीरों के अलावा अनेक चीजों के व्यापार का ठेका कंपनी ने जबरदस्ती अपने हाथों में ले रखा था। तीनों प्रांतों में अंग्रेजों के छल और बल दोनों का सिक्का जम चुका था। क्लाइव, जो कुछ साल पहले एक निर्धन क्लर्क की हैसियत से भारत आया था, इस समय वह संसार में सबसे अधिक धनवान अंग्रेज था। जब क्लाइव का यहां भारत में पूरा मतलब निकल गया, तब वे अपनी मातृभूमि इंग्लैंड के लिए रवाना हो गया। वह इंग्लैंड के लिए रवाना तो हो गया था, लेकिन अपनी कौम के फायदे की इच्छा उसके अंदर अभी भी बची हुई थी। साथियों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम ये देखेंगे कि वहीं इंग्लैंड में बैठकर क्लाइव ने किस तरह अंग्रेज सरकार को भारत में अपना शासन फैलाने में मदद करी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।